नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जिला अध्यक्ष का चुनाव चला दिग्गजों का दांव। तो क्या है ये पूरा मसला और कैसे हुए चुनाव और कैसे चला दिग्गजों का दांव, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद फिर डिबेट की तरफ। भारतीय जनता पार्टी खुद को पार्टी विद द डिफरेंस भी कहती है। इस बार मध्य प्रदेश में संगठन पर्व के दौरान जमकर डिफरेंस देखने को मिले। नेताओं के दबाव में लंबे वक्त तक जिलाध्यक्षों की सूची अटकी रही। अब नाम सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि जिलाध्यक्ष के चयन में दिग्गजों का दांव ही चला है। शिवपुरी में सिंधिया के करीबी को जिलाध्यक्ष की कमान, जसवंत जाटव बनाए गए शिवपुरी जिलाध्यक्ष। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के करीबी बने अध्यक्ष। रविंद्र यति को मिली भोपाल जिलाध्यक्ष की कमान। विदिशा में शिवराज के करीबी बने अध्यक्ष। महाराज सिंह दांगी को मिली विदिशा की जिम्मेदारी। उज्जैन में सीएम के करीबी संजय अग्रवाल को जिम्मा। बड़े नेताओं की पसंद से जिलाध्यक्ष को मिली कमान। बीजेपी जिलाध्यक्षों को लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिग्गजों के लिए बीजेपी ने पार्टी संविधान ही बदल दिया। तो बीजेपी का कहना है कि मंथन के बाद सर्वसम्मति से अध्यक्षों का चयन किया गया है। संविधान ये तोड़ दिया कि जिसको 6 साल नहीं हुए उसको भी बना दिया, और केवल या तो आरएसएस, ये जो इनके वरिष्ठ नेता हैं उनके चहेतों को ही बनाया है। राय शुमारी की बेचारे नीचे के कार्यकर्ताओं को वैसे बेवकूफ़ बनाया गया। तो कुल मिला के इनका एक ही नियम है, एक तो आरएसएस जो बोले वो, और जो इनके पावरफुल वरिष्ठ नेता जो बोले, उसके अलावा कोई नियम नहीं। सामंजस्य बिठा के संवाद करके और उसके बाद हमने कार्यकर्ता के नाम तय किए। 20 जिलों के कार्यकर्ताओं की घोषणा हो गई। एक जिनकी आप शिवपुरी की बात कर रहे हैं, वो भी पिछली बार चुनाव लड़े थे, विधायक रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो कार्यकर्ता काम करते हैं। माननीय मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, इस नाते से सभी जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, इस नाते से ऐसे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है। मंथन के बाद जो सर्वथा उपयुक्त है ऐसे नामों का चयन पार्टी ने किया और वो सामने आए हैं। बीजेपी में आम सहमति से ही संगठनात्मक नियुक्तियों पर मोहर लगती रही है। बीजेपी की परंपरा के मुताबिक इस बार भी सर्वसम्मति से नाम तय करने की कोशिश की गई, लेकिन लगता है कि दिग्गजों की पसंद के आगे पार्टी ने जैसे हार मान ली। तभी तो कहा जा रहा है कि जिलाध्यक्ष के चुनाव में दिग्गजों का दांव ही चला है। एक बार फिर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। और कई बार कई चीज़ें ज़िंदगी की बड़ी ऑर्थोडॉक्स मालूम पड़ती हैं, बड़ी रूढ़िवादी मालूम पड़ती हैं। खासतौर से जब आप हम एंकर्स को देखते हैं या स्पोक्स पर्सन जो पार्टी के हैं, उनको वही बात कहनी होती है जो उनको कहनी है। हमका कहनी है वही बात कहनी है। अब कई बार दिल करता है कि 30% सच बोल दो यार। हाँ, प्रवक्ता के पास गए, माइक लगाया, उसने कहा हाँ सिंधिया जी का बंदा है साहब, कैसे टॉलरेट करेंगे सिंधिया जी के बंदे को? आप गजब करते हो शरद जी, वो कैसे सवाल करते हो आप? वो बंदा जिसका है उसी का तो चलेगा यार, वो आप अपनी बात कर रहे हो। लेकिन ऐसा कभी होगा क्या? होगा तो वही, पूरे फैसले का मूल्यांकन अत्यंत गंभीरता से किया गया है। पार्टी नेतृत्व ने विचार को, स्थान को, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया। और इसीलिए आप उस कोने में उधर जो बैठते हैं, चाय लाओ बिंदु, बड़ा बोरिंग है मामला। चलिए, ये तो थोड़ी नौटंकी। बंसल न्यूज के सुलगते सवाल, क्या बीजेपी जिलाध्यक्ष सिलेक्शन में चला है दिग्गज नेताओं का दांव? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या बड़े नेताओं के दबाव के चलते इस बार राय शुमारी को किया गया है दरकिनार? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, क्या सिंधिया के लिए बीजेपी का संविधान बदलने का कांग्रेस का आरोप सही है? तो आ गए हम फिर उसी जमीन पर और देखते हैं कि कितना कुछ निकल पाता है। जो आज मेहमान, बड़ा अच्छा संयोग है कि तीनों हमारे मेहमान जो है मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, प्रतिष्ठित मेहमान हैं, वो स्टूडियो में हैं। सबसे पहले मिलिए दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत सर। अजय धौले जी हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं, प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के, उनका बहुत स्वागत। और आनंद जाट जी हैं, जो महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं, लेखक भी हैं, और राहुल जी पर उनकी किताब काफ़ी चर्चा में रही है। दिनेश जी, सबसे पहले तो यही कि कैसे देखते हैं इस सिलेक्शन को आप? कितना मेरिट, कितना प्रेशर, और क्या बीजेपी का एक व्यवहारिक गणित निकलकर सामने आया है कि अब छेड़ो नहीं भैया, अभी कोई पंगा ऐसा लेने का टाइम नहीं है, अपन बढ़िया सेफ साइड में चल रहे हैं, तो जो कह रहा है ठीक है कर देते हैं?
प्रेशर तो शरद जी नेचुरल है, वो होता है, हर राजनीतिक दल में होता है। और बगैर प्रेशर की राजनीति भी नहीं चलती। प्रेशर की राजनीति रहती है। तो इसलिए जब भोपाल से दिल्ली मामला शिफ्ट हुआ तो लगा कि जो है प्रेशर ज़्यादा है। मतलब ऐसा है कि वो प्रेशर यदि ब्लास्ट हो गया तो फिर दिक्कत होती, तो कहीं ना कहीं उसको डिफ्यूज़ करने का प्रोसेस था ये, जो दिल्ली तक ले गए कि उसको डिफ्यूज़ किया जाए, कैसे किया जाए। बहुत सारे नाम देखिए आप जो भी तय हुए हैं, ये वही हैं जो यहाँ चर्चा में थे, कि जिनको लेके कह रहे थे कि इनको लेके पेच फंस गया है, सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये तो सहमति की सूची है। इसमें आप कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा जो अपर हैंड होता है ना, कि जो भी बड़े नेता होते हैं उनका अपर हैंड दिख रहा है। जहाँ आप संसदीय क्षेत्र का मामला हो या प्रभाव क्षेत्र का मामला हो, बड़ा स्वाभाविक सा एक जसवंत जाटव जी का जो बार बार विपक्ष का भी आरोप है, हाँ, कि साहब उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया गया। तो बड़ा देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बदल रही है, वो उस तरह की संगठनात्मक स्वरूप से यदि बाहर आ रही है, बहुत सारे लोग उसमें समाहित हो रहे हैं, तो आपको उनको एडजस्ट करने के लिए कुछ चीज़ों को खुद भी एडजस्ट करना पड़ेगा। वही ऑर्थोडॉक्स की तरह आप पार्टी नहीं चला सकते। वो पार्टी चलाने के लिए आपको लचीलापन भी लाना पड़ेगा। जो आपके साथ खड़े हैं, जिन्होंने सरकार बनाने में मदद की है, उनको अनदेखी आप कैसे कर सकते हो? भले ही आपका जो एक कुछ हर जगह नाराज होता है, तो यहाँ भी नेचुरली नाराज हैं। तो आप ओवरऑल आप देखिए, अभी तो पूरी सूची नहीं है। 9 जिले पुराने वही हैं, कुछ आपने घोषित कर दिए हैं, उसमें जो है मेजॉरिटी लोग आप कह रहे हैं कि साहब दिग्गजों की चली है। तो अभी ओवरऑल ऐसा नहीं लग रहा कि वन साइडेड किसी दिग्गज की है या कुछ है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अभी भी पार्टी अपने आप को संतुलन बना के चल रही है और विवाद से बचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और राजनीति में ये भी कहा जाता है कि अगर आप नाराज़ हैं तो ईश्वर के लिए लाचार मत होइए, क्योंकि अगर नाराज़ हैं तो शिंदे साहब जैसा पावर रखिए या सिंधिया जी जैसा पावर रखिए, कि बता दीजिए कि आपकी नाराज़गी की कीमत पार्टी को क्या चुकानी पड़ेगी। नहीं तो वो उपकार पुरानी फिल्म है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। और वो राजनेता एक लाचारगी का बेताल अपनी पीठ पे लाद के चलता, नहीं भैया मिलेगा मौका, ऐसा नहीं, पार्टी देखती है कार्यकर्ताओं। क्या कहेंगे आनंद जी? पहले आपकी कार्यकारिणी को लेकर बीजेपी बहुत चुटकी लेती रही है, कब आएगी, कब आओगे, कब आओगे। अब बारी आपकी है जी। शरद जी, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है विशुद्ध रूप से, लेकिन जब मैं देखता हूँ, चूँकि मैं भी बहुत नीचे से उठकर आज पार्टी में यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार और बंसल न्यूज़ जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर बैठकर बात करने का मौका पार्टी ने मुझे दिया है, तो मैं देखता हूँ कि जो मेरे समकक्ष भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हैं, उनके लिए क्या है, वो दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना के हितग्राही बने हुए हैं। और दूसरी पार्टी से आए हुए लोग भाजपा में पद और प्रतिष्ठा पा रहे हैं। एक बार दोहराइए, आपने क्या कहा? दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना। जी जी। ये छोटे कार्यकर्ता या बड़े कार्यकर्ता, भाई शिवपुरी में बहुत स्ट्रांग कैडर होगा भाजपा का, जैसा वो कहती है कि हमारा संगठन सब कुछ है। तो शिवपुरी का मामला ले लीजिए या कहीं भी ले लीजिए, और वो भाजपा जो कहती है कि हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। आपका चैनल जो पैकेज और जो प्रोग्राम चला रहा है वो दिखा रहा है कि बड़े नेताओं की चली है, तो क्या ये संगठन के ऊपर बड़े नेता हो गए हैं? तो लोकतंत्र की बात जो है, आंतरिक लोकतंत्र है, वो पार्टी में नहीं है। जो नेताओं का करीबी है वही आगे बढ़ रहा है, और जो भाजपा के मूल के कार्यकर्ता हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ, वो हाशिए पर हैं। तो ये दिखा रहा है कि पार्टी जो है उसमें आंतरिक लोकतंत्र और चुनाव के नाम पर केवल जो है एक नौटंकी की गई है, खानापूर्ति की गई है, और वहाँ से निकलकर ये कहते हैं कि हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सहमति वाले नाम निकाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल जो है ऊपर से जो नाम आए उन नामों को टिक लगाकर बना दिया गया है। चलिए, तो अजय जी, एक नया वर्गीकरण दिया है इन्होंने कि दीन दयाल देव दुर्लभ दरी बिछाओ कार्यकर्ता। अब ये बात भले ही कटाक्ष के लिए या हास्य विनोद के लिए कही जाए, कुछ कार्यकर्ताओं के मन तक तो बीजेपी के खाटी कार्यकर्ताओं को, जिसमें मैं आपको भी रखूंगा, आप नहीं हैं उनमें, लेकिन कुछ लोगों के मन को तो छूती होगी। कहा गुरु दरी बिछाने के लाने आए क्या यार, जय काम करने हैं का। शरद जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जो लोग जानते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को जानते हैं, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार के प्रति समर्पित दल है और कांग्रेस एक परिवार के प्रति समर्पित दल है। ये बहुत साधारण सा अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में।
मेरे मित्र आनंद जी कटाक्ष के रूप में दीन दयालु और दरी बिछाओ की हम लोगों को उपाधि दे रहे हैं, दरी बिछाओ, लेकिन मूल रूप से देखेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता के सर्वोच्च शिखरों पे पहुंचे हैं, संगठन के सर्वोच्च शिखरों पे पहुंचे, वो बड़े सामान्य कार्यकर्ता हैं। आदरणीय अमित शाह जी बूथ के कार्यकर्ता थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी संगठन का काम करते थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक सामान्य से कार्यकर्ता थे, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी विद्यार्थी परिषद से आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, 2 बार के सांसद हैं। तो बहुत साधारण से परिवार से आए हुए लोग, सामान्य पृष्ठभूमि के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व करने का अवसर दिया है। आज जिस प्रासंगिक विषय पर हम डिबेट कर रहे हैं, हमारा संगठन पर्व 2024 का सफलतापूर्वक, इसका 3रा चरण अभी चल रहा है। हमारे बूथ के निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न हुए, मंडलों के निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न हुए, तत्पश्चात जो हमारे जिले के अभी निर्वाचन संपन्न हो रहे हैं। किसी भी संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण परिदृश्य होता है कि उसमें पारदर्शिता कितनी है। तो हमारी जो रायशुमारियां हुई हैं, चाहे बूथ की हुई, मंडल की हुई या जिलों की हुई, उन रायशुमारी में हमारे जो अपेक्षित कार्यकर्ता थे उन्होंने अपना मत दिया, उन्होंने उनके अभिमत का संगठन ने संज्ञान लिया, एक विस्तृत चर्चा हुई, उसके बाद में जो मंथन निकल रहा है वो मंथन आपके हमारे सबके समक्ष है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन रहे हैं, ये अगली हमारी पीढ़ी है और पीढ़ी परिवर्तन के दौर से संगठन को किस प्रकार से आगे ले जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने देश में स्थापित कर दिया है। आप अनेकों राज्यों के उदाहरण दीजिए, आप एक जसवंत जाटव जी का उदाहरण दे रहे, मैं आपको उससे भी बड़े उदाहरण दे रहा हूँ। असम से आए हुए मुख्यमंत्री देख लीजिए, अरुणाचल से आए मुख्यमंत्री देख लीजिए, ये सारे अन्य राजनीतिक दलों से आए, लेकिन उनकी योग्यताओं की वजह से, उनकी क्षमताओं की वजह से, संगठन की उनकी आवश्यकताओं की वजह से आज ये पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं कहीं राज्यों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक जो भारतीय जनता पार्टी के विचार में आ गया, जिसने विचार को एक्सेप्ट कर लिया, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ में जो जुड़ गया है, उसको संगठन दायित्व देगा, उसका संगठन उपयोग करेगा। मुझे लगता है कांग्रेस को कटाक्ष यदि करना हो तो कांग्रेस की हफ्ते भर पहले आई प्रवक्ताओं की सूची को शरद जी आप हम सभी देख सकते हैं। सूची निकलने के आधे घंटे बाद जिसको स्थगन करना पड़ा, बड़े नेता कह रहे कि हमें पूछा नहीं गया। तो ये जिस दल की परिपाटी रही है वो भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र की प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। दिनेश जी, ये एक बात जो अभी अजय जी ने कही है वो कुछ मायनों में, इसलिए मैं नहीं कहूँगा सही गलत के एडजेक्टिव्स में मैं नहीं उलझाऊंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस से आए नेता बीजेपी में कंफर्टेबल हो गए, सेट हो गए, और बीजेपी से कांग्रेस में गए नेता, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो वो विचलन में ही रहे। चाहे दिवंगत सरताज सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री भी रहे उनकी बात करूँ, या हालिया मैं बात करूं कैलाश जोशी जी के सुपुत्र की जो विधायक भी रहे, राज्य मंत्री भी रहे, और उन्हें भी रास नहीं आई कांग्रेस और उनको भी वापस लौटना पड़ा। जबकि हम सोचते थे कि एक काडर बेस्ड पार्टी में ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन यहाँ तो हुआ उल्टा। कांग्रेस समायोजन ठीक से नहीं कर पा रही, या बीजेपी ने बहुत मोल्ड कर लिया अपने। नहीं, देखिए बहुत सारे उसका बड़ा व्यापक उसका जो है विश्लेषण हो सकता है, लेकिन आप जो देखेंगे ना, जो दीपक जोशी जी का आप उदाहरण दे रहे थे, तो वो दीपक जोशी जी के साथ एक कमिटेड कार्यकर्ता की फौज वहाँ रही थी। जो कांग्रेस में उनके साथ नहीं जाएगी तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा समस्या तो होगी ना, क्योंकि आपने हमेशा उन्हीं के सहारे काम किया। जो भाजपा की खूबी है वो उसका कार्यकर्ता ही है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो जिला अध्यक्ष नहीं बन पाया, उसको मौका नहीं मिल पाया। वो जो कार्यकर्ता है वो चुनाव दर चुनाव कितनी भी चुनौती हो या कितना भी वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करे, लेकिन जब संघर्ष होता है, जब कोई चुनाव होता है तो वो खड़ा हो जाता है। और वो जब जो लोग दल छोड़कर कांग्रेस में गए तो वहाँ तो कोई उनको कार्यकर्ता मिलता नहीं ना विरासत में तो वहाँ आपको खुद संघर्ष करना होता है, पोलिंग स्टेशन पर भी अपनी सेना खुद आपको लगानी पड़ती है। तो जो बहुत सारी चीज़ें जिसके कारण जो हम भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस है। नहीं, इससे तो आप इत्तेफाक रखेंगे दिनेश जी कि बीजेपी ने मिजाज को बहुत समझा है। सिंधिया जी अगर कांग्रेस से नाराज हो सकते हैं तो वो बीजेपी से नाराज भी हो सकते हैं, और बीजेपी ये बात अच्छी तरह जानती है कि उनकी कोई भी फरमाइश हो, फरमाइश कोई भी मतलब जो नियमों के दायरे में आती हो, पार्टी की रीति नीति के अनुसार हो, उसको पूरा किया जाए। इस चीज़ को बीजेपी ने बहुत अच्छे से समझा है। देखिए, जो एसेट्स है, आप एसेट्स की यदि वैल्यू कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, भारतीय जनता पार्टी वो गलती क्यों करेगी जिसके कारण जो लोग छोड़कर आए हैं। चाहे आप अहमद विश्वास शर्मा की बात करें या ज्योतिरादित्य सिंधिया की करें, आपको सम्मान तो देना होगा ना। वो उसी असम्मानजनक स्थिति से निकलकर भाजपा में आए थे। जी। तो आपको उनके साथ जो संरक्षण का भाव भी देना पड़ेगा, उनकी कुछ जो है आपकी यदि गलतियां भी हैं तो आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ब्रॉडली पॉलिटिक्स को देखना होगा कि ब्रॉडली हमको सरकार चलानी है, ब्रॉडली हमको जो है कांग्रेस को कमजोर करना है। बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिससे आपको बहुत अपने आप में बदलाव बहुत करना इंपॉर्टेंट बात आपने कही।
आनंद जी, बड़ा गंभीर सवाल है। अभी कथित रूप से आपके यहाँ कमलनाथ जी की कथित नाराजगी की खबरें सामने आई। कितनी सच्चाई है ये कांग्रेस जानती है। हमने सुना कि वो नाराज थे और दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा कि भैया बैठकें होती हैं, सहमति का पता नहीं चलता। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में चौथी पीढ़ी का व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष है, चौथी पीढ़ी का व्यक्ति मुख्यमंत्री है। प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, तमाम वो नेता जो खुद बड़े पदों के दावेदार माने जाते हैं मुख्यमंत्री पद के, वो कैबिनेट मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। कई बार खबरें निकलती हैं, एक जगह प्रहलाद जी ने भी कहा कि हम कैबिनेट में अंगूठा लगाने नहीं जाते हैं, हमारी राय हमारी। लेकिन आपके यहाँ ये क्या होता है कि सूची आ जाती है, रद्द हो जाती है, कई बार ये नेताओं का मनोमालिन्य बार बार दिखता है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है। और ये कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की और जो आज़ादी है बोलने की, उसकी खूबसूरती है कि हमारे बड़े नेता मीटिंग में बात कह रहे हैं और उस बात को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जो हैं वो सर झुकाकर स्वीकार करते हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ें अगर हुई हैं तो आगे से नहीं होगी। और जिस सूची की आप बात कर रहे हैं उन्होंने दिल पे हाथ रख के बोलिए, सही कह रहे हैं आप? पूरी तरह से कह रहा हूँ, दिल पे हाथ रखकर कह देता हूँ शरद जी कि उन्होंने स्वीकार किया इस बात को और बहुत अच्छे से इस बात को मैं रखना चाहूँगा। वो भाजपा जो प्रवक्ताओं की सूची पर आरोप लगा रही है, सवाल उठा रही है, उनका तो पूरा का पूरा मीडिया विभाग कांग्रेस से आए हुए जो आउटसोर्स किए हुए प्रवक्ताओं पर निर्भर है। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है उन्होंने उन्हें दे रखा है। मेरे मित्र अभी परिवारवाद की बात कर रहे थे। विजया राजे सिंधिया जी के पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में हैं, उनकी बड़ी बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा में हैं, उनकी छोटी बेटी यशोधरा राजे सिंधिया, उनके नाती दुष्यंत सिंह। परिवारवाद की लंबी परंपरा है भाजपा में। तो ये केवल दूसरों पर आरोप लगाकर भाग जाने की परंपराओं में है, लेकिन इनका अपना मीडिया विभाग जो है उसमें प्रवक्ता कौन है? वो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। और मुझे लगता है कि ये आपने मेरे दिल पर हाथ रखवा लिया, लेकिन इस सवाल पर अगर भाजपा प्रवक्ता पर के दिल पर हाथ रखवाएंगे तो कुछ और दर्द निकलेगा। लेकिन अब मैं भी अपने दिल पे हाथ रख देता हूं, लेकिन सवाल ये कि हम कितना सच बोल रहे हैं दिल पे हाथ रख के। जी जवाब दीजिए अजय जी। जी शरद जी, मुझे लगता है पहली बात तो संगठन समर्पित कार्यकर्ताओं से ही बनता है। और भारतीय जनता पार्टी में जिन हमारे साथियों की बात कर रहे हैं आनंद जी, वो साथी एक विचार से विचलित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में है और निश्चित रूप से उन्होंने संगठन की, हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की परिपाटी को माना है, रीति नीतियों को माना है। आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनकी योग्यताओं क्षमतानुरूप उन्हें दायित्व दे रही है। दूसरा बड़ा प्रश्न, इन्होंने कहा परिवार के उदाहरण गिनाए, तो एक परिवार नेतृत्व कौन करेगा? आप इनको पूछ लीजिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के बाद में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा? ये निश्चित रूप से पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमारा जो वर्तमान नेतृत्व है, इसके बाद अगला नेतृत्व कौन करेगा ये कोई नहीं बता सकता। आज हमारे जो बड़े नेता है वो किसी के बेटे होने की वजह से बड़े नेता नहीं है, वो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और संगठन के लिए उनके समर्पण की वजह से है। और यही आज जो जिलाध्यक्ष बन रहे हैं, इन्होंने कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का सम्यक रूप से निर्वहन किया। क्या कह रहे हैं, बोल लीजिए, कौन करेगा नेतृत्व? मैं बता देता हूं कि मेरे काबिल भाई को ये पता नहीं है शायद कि कांग्रेस का जो वर्तमान में नेतृत्व है वो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हाथ में है और वो निर्वाचित अध्यक्ष है कांग्रेस। सुनिए मेरी बात हो जाने दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के 9000 प्रतिनिधियों ने पूरे देश भर से चुना है। और आज ये बता दीजिए जेपी नड्डा जी किस प्रोसेस के तहत अध्यक्ष बने हुए हैं आपके? बताइए। तो ये थोड़ा सा समझा दीजिए मुझे। अजय जी, संपर्क, समन्वय और संवाद, संगठन समन्वय से निर्णय लेता है। और जिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात जो बता रहे हैं आप, जिन खड़गे जी की बात आप बता रहे हैं, वो खड़गे जी से आप प्रश्न पूछ लीजिए कि संगठन का कोई निर्णय लेना, तो वो कहते हैं राहुल गांधी जी निर्णय लेंगे, सोनिया जी निर्णय लेंगे। आप मैडम बैठे रहते हैं क्या? ये जो कांग्रेस की परंपरा है, हम बदनाम नहीं कर रहे, देश ने देखा है। नड्डा जी के चुनाव की प्रक्रिया बता दीजिए मुझे, किस चुनाव के तहत यही है। एक परिवार है, वहां कोई चुनाव नहीं होता। दो लोगों ने फैसला किया, परिवार है, तीसरे को अध्यक्ष बना दिया। यहाँ एक गांधी परिवार है, वहां चुनाव। अभी कह रहे थे विचार है और अब कह रहे हैं परिवार में चुनाव नहीं होता। आप अपनी बातों को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का 20 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं का जो परिवार है, उस कार्यकर्ताओं ने अपने संगठन समर्पण की वजह से देश में आज हम राज कर रहे हैं। और जो लोग विलुप्त होते जा रहे हैं वो इसलिए विलुप्त हो रहे हैं, हमारी राज करने की परिपाटी नहीं रही ना।
उनका हम तो कोई सेवा विचार करने नहीं। वाले राजनीतिक दल हैं। देश ने आपको कहाँ बिठाया है, आनंद जी आप जानते हैं, आपको विपक्ष में बिठाया है। 99 पे जो लोग इतराते हैं उनको ये आज इवॉल्व करने की स्थिति आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपने संगठन को गढ़ती है। आप देखिए हमारा पीढ़ी परिवर्तन, जिलों के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, बूथों के अध्यक्ष, उसके बाद में संगठन की और ऊपर की प्रणालियां, ये सारी इस बात को इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी सतत चलायमान संगठन है, वो सतत चलायमान एंटिटी है। कांग्रेस जैसा नहीं कि आपको 20 वर्षों से एक ही प्रदेश अध्यक्ष ढोना है, एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ढोना है, एक ही परिवार को ढोना है। ये जो विचार है, इसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है। दिनेश जी, चलिए जो सवाल अजय जी ने खड़ा करने की कोशिश की वो मैं आपसे समझता हूँ, दोनों युवा मित्र हैं हमारे, वो भी, उनके लिए भी आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जिनका 4 दशकों से अधिक का पत्रकारिता का अनुभव है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है बीजेपी की जो बड़ा अंतर पैदा करती है? भले ही हम कितना कहें, आरोप लगाएं, कांग्रेस आरोप लगाए, समीक्षक आरोप लगाएं कि नहीं चलती तो वहाँ भी कुछ ही लोगों की है, और जैसा कांग्रेस में हम कहते हैं कि नेहरू गांधी परिवार के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आए हैं तो आरोप यही लगता है कि वो चुने गए हैं तो तीन लोगों की मर्जी से चुने गए, ऐसे आरोप सामने आते हैं। लेकिन फिर भी क्या अंतर आप देखते हैं? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बहुत बड़ी दीवार बन जाता है कांग्रेस की सफलता के लिए, कि जो लोकसभा में चौंकाती है और उसके बाद के विधानसभा चुनाव में सारे लोग चौंकते हैं कि क्या हो गया कांग्रेस को? देखिए, दोनों की डेमोक्रेसी आपने अभी सुनी शरद जी। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो इसलिए लोग अपनी बात खुल के रख लेते हैं। और एक डेमोक्रेसी अजय जी ने बताई कि संवाद, समर्पण, जो संपर्क और आपका माइक्रोफोन मुझे देखना पड़ेगा, जब तक मैं एक छोटा रिएक्शन इस पर ले लेता हूँ। हमारे साथी जो अजय जी हैं उनका एक छोटा रिएक्शन, और उसके बाद कांग्रेस के साथी जो हमारे साथ हैं उनका रिएक्शन मैं ले लूँगा। अजय जी, एक छोटा कमेंट आप ये बताइए कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ी स्ट्रेंथ बताया। जी, निश्चित रूप से शरद जी, जब कोई व्यक्ति स्वार्थ की वजह से राजनीति में आता है तो निश्चित रूप से उसके उद्देश्य निर्धारित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो कार्यकर्ता देश के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्र प्रथम की नीति के लिए काम करते हैं, तो उनका कोई निहित उद्देश्य नहीं होता। आज कांग्रेस में देखिए, आप पदों की बंदरबाट होती है, जो निर्धारित कांग्रेस का, आप ये संविधान की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का जो निर्धारित संविधान होता है, 50 तो उपाध्यक्ष होते हैं, 150 से अधिक तो महासचिव होते हैं, तो सिर्फ आपको पद इसलिए बांटने पड़ते हैं जब आपको किसी को संतुष्ट करना है। हमारे यहाँ निश्चित रूप से संगठन इसलिए बड़ा है कि संगठन का विचार ही सर्वोपरि होता है, संगठन सर्वोपरि होता है। हमारे लिए जो नीति रीतियां हैं, वो रीतियां सर्वोपरि हैं। ये आपके लिए बात। आनंद जी, एक छोटा कमेंट आपका। कांग्रेस जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, वो मास बेस्ड पार्टी है। जनता के बीच से जो मुद्दे आते हैं, जनता के बीच से जो नेतृत्व आता है, उस नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी अपने यहाँ महत्व देती है और उन्हें आगे ले जाती है। तो हम जनता की पार्टी हैं, और भाजपा जो है वो कैडर की पार्टी है, तो वो उनका अपना एक तरीका है, हमारा अपना एक संगठन का तरीका है। तो उसमें ठीक है, आज आपके परिणाम अच्छे हैं, केवल 3 ही लोकसभा चुनाव आप गिना रहे हैं, हम 12 चुनाव लगातार जीत कर बैठे हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कंक्लूडिंग रिमार्क दिनेश जी आपका। जी, तो शरद जी, जो डेमोक्रेसी का जो तरीका है दोनों राजनीतिक दलों का, देखिए, एक में आप बहुत डेमोक्रेटिक तरीका है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन फिर भी चुनाव हार जाती है। कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ लोग जब टिकट नहीं मिलता है तो फिर जो है खिलाफ काम करने लगते हैं। ऐसी डेमोक्रेसी भी नहीं हो सकती ना किसी भी राजनीतिक दल में। एक भारतीय जनता पार्टी में, जिसे जो कांग्रेस कहती है सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है इसमें, लेकिन वो संगठन पर जो है जब काम करते हैं तो लगातार सरकार बनाते हैं। ये देखिए, पॉलिटिकल स्टैंड तभी है जब आप सरकार में हैं। अन्यथा बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो कभी सत्ता में नहीं आए, तो उनका संगठन भी मजबूत नहीं हो पाया, उनके पास नेतृत्व भी नहीं मिला। तो जब लगातार आपको सफलता मिलती है तो ये सारी चीज़ें हो जाती। कांग्रेस पार्टी के साथ ये सालों रहा, लोगों ने संगठन की अनदेखी की, उसके कारण वो कमजोर हुए। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, और इतिहास के पन्ने भी पलटें तो ऐसे अनेक किस्से और ऐसी अनेक दास्तानें आपको मिलेंगी जहां बहुत बाहुबली राजा को भी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी हार और कल्पना भी नहीं, कि बहुत शक्ति सामर्थ्य से उसकी तुलना में कमज़ोर। अब आप रावण और प्रभु श्री राम के युद्ध को देखें, वानर भालू, वो उम्मीद कर रहे थे रावण की टिकेंगे कितने दिन। आप कौरव पांडवों की लड़ाई देख लें, एक तरफ कर्ण हैं, भीष्म हैं, द्रोण हैं, दुर्योधन हैं, और दूसरी तरफ कृष्ण हथियार नहीं उठा रहे हैं। और उस बीजेपी की भी कल्पना करिए जो 84 में 2 सांसदों की पार्टी थी। कोई कहता था कि ये पार्टी 3 बार सरकार बना के नेहरू जी का रिकॉर्ड बनाएगी।
कांग्रेस इन तमाम चीज़ों को सार्वजनिक तौर पर नहीं कह सकती, लेकिन उसके बंद कमरों में होने वाले सत्रों पर इस पर बहुत गंभीर विमर्श होता होगा शायद, और नहीं होता है तो होना चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हमसे क्या गलत हो रहा है, हम कहाँ चूक कर रहे हैं। क्योंकि सामर्थ्य में आप बीजेपी से आज भले ही कम हैं, लेकिन आप बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में सक्षम हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि यही बीजेपी इसी रास्ते को तय करके एक बेहद मजबूत को कांग्रेस को हराकर 3-3 बार हराकर वो सरकार बना रही है। तो क्या आपके लिए ये सब मुमकिन नहीं है? ये रेट्रोस्पेक्शन के सब्जेक्ट हैं जो कांग्रेस को बहुत ठंडे दिमाग से, क्योंकि हम अपनी गलती नहीं स्वीकार कर पाते। तमाम उम्र में यही गलती करता रहा, धूल थी चेहरे पर और मैं आईना साफ करता रहा। ये नहीं करना होगा, समझना होगा, ठिठकना होगा, रुकना होगा। और युद्ध में तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कमजोरियों का मूल्यांकन करिए और प्रतिद्वंदी की शक्ति को तौलिए। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का।